डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रायर लेक्चर में हमने मॉर्गेजी के जितने भी राइट्स थे वो सब कवर कर लिए थे। आज हम मॉर्गेजी की लायबिलिटीज़ को कवर करेंगे। मॉर्गेजी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो दी हुई हैं आपके सेक्शन 76 में। सेक्शन 76 को 9 हेड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि मॉर्गेजी की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी वो बताई गई हैं। तो सेक्शन 76 का क्लॉज ए कहता है टू मैनेज द प्रॉपर्टी विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस। देखिए, मॉर्गेजी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है, वो उसका ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रॉपर्टी को उसी तरीके से मैनेज करे जैसे कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, उसकी पोजीशन यहाँ पर इक्विटी कहती है कि वो एक ट्रस्टी की तरह है, जिसको कि एक प्रॉपर्टी का एंट्रस्टमेंट किया गया है, प्रॉपर्टी दी गई है ताकि वो उसको मैनेज करे, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है ठीक उसी तरीके से होगा जैसे कि वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो उसकी अगली ड्यूटी है वो है टू कलेक्ट रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टी से रेंट्स आ रहे हैं या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनको कलेक्ट करना, उनके कलेक्शन को अरेंज करना, ये सब जो है मॉर्गेजी की ड्यूटी है और उसको इसे अच्छे से फुलफिल करना है। क्लॉज सी में बात करते हैं पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ की। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी को लेकर गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी पब्लिक चार्जेस हैं या कोई रेंट्स हैं, वो पे करना मॉर्गेजी की ड्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट है मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में कि नहीं, जो रेंट्स हैं या जो पब्लिक चार्जेस हैं वो मॉर्गेजी नहीं पे करेगा, तो तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में नहीं बनी है, तो फिर उसमें उस केस में जो भी प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी पब्लिक चार्जेस हैं उसके ऊपर या जितने रेवेन्यूज़ हैं, वो सारे पेमेंट करने की जिम्मेदारी मॉर्गेजी के ऊपर होगी। तो ये आपका क्लॉज सी था। क्लॉज डी में कहते हैं टू कैरी नेसेसरी रिपेयर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर अगर मॉर्गेजी को ये लगता है कि प्रॉपर्टी पे कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो फिर वो उसमें रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो कंडीशन दी है रिपेयर के लिए वो ये है कि सबसे पहले अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू है या कोई पब्लिक चार्जेस हैं, तो पहले उनका डिडक्शन होगा, पहले उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल मनी का, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा और लास्ट में जो पैसा बचेगा उससे ही प्रॉपर्टी का रिपेयर होगा। जैसे कि रिपेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस पब्लिक चार्जेस प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल मनी। रिपेयर पे खर्चा तभी किया जा सकता है जब पहले उसमें से प्रॉपर्टी के ऊपर जो पब्लिक चार्जेस है उसको सेटिस्फाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी प्रिंसिपल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट उसका बनता है उसको भी सेटिस्फाई किया जाएगा। उन दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद जो पैसा बचता है उसी से ही प्रॉपर्टी का रिपेयर होगा। तो ये आपकी सिंपल सी बात दी हुई है क्लॉज डी में। क्लॉज ई कहता है नॉट टू कमिट एनी वेस्ट है। मॉर्गेजी के पोजेशन में जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसमें जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको वेस्ट नहीं करेगा। सपोज उसमें पेड़ उग रहे हैं तो उनको कट डाउन नहीं करेगा बिना मॉर्गेजर की परमिशन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज में मिली है, जिस भी हालत में मिली है, वो उसको उसी हालत में मेंटेन करके रखनी है। उसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है, उसको किसी भी तरीके से डिटीरियोरेट नहीं करना है। ये यहाँ पर इसकी ड्यूटी बताई गई है। इसके बाद क्लॉज एफ है टू अप्लाई द इंश्योरेंस मनी इन रीइंस्टेटिंग द प्रॉपर्टी। तो हमने पढ़ा था पहले कि मॉर्गेजी को भी ये राइट दिया है सेक्शन 72 के द्वारा कि वो प्रॉपर्टी का जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक है, अब मान लो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाता है फ्लड या फायर के कारण, तो फिर उस केस में उसको अगर उस इंश्योरेंस के अंडर में कुछ मनी रिसीव होता है तो वो उसकी वो ड्यूटी बनती है कि उस मनी को वो प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने में लगाए। जो भी प्रॉपर्टी खराब हुई है उस फ्लड एंड फायर के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए फिर वो जो पैसा उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलेगा वो उसमें उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसको मॉर्गेजर ने
मॉर्गेजर ने ये कहा है कि ठीक है, जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा वो तुम अपना मॉर्गेज मनी को डिस्चार्ज करने में लगा सकते हो, तो तब अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बना है, तब तो वो उसी हिसाब से दोनों के बीच में होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो फिर ये कहता है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा वो प्रॉपर्टी को सुधारने में लगेगा, प्रॉपर्टी को ठीक करने में लगेगा, ठीक है? तो ये आपका क्लॉज एफ था। इसके बाद क्लॉज जी देखिए, टू कीप प्रॉपर अकाउंट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, जो भी एक मॉर्गेजी को पैसा मिल रहा है प्रॉपर्टी से, या जो भी वो खर्चा कर रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सबका जो भी रिसिप्ट हुई है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, इन सब का जो है उसे एक अकाउंट रखना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको वाउचर्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि समय समय पर उसे मॉर्गेजर को फर्निश करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मॉर्गेजर ने उसे अलाउ किया है कि जो भी इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, तो वो उसको उसके प्रिंसिपल मनी या उसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने में लगाया जा सकता है, तो फिर उस केस में यहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी है किसी भी क्लॉज में, तो फिर ये वो चीज़ें जो इन क्लॉजेस में दी हुई हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर उस केस में जो भी क्लॉजेस प्रोविजंस देते हैं, उस हिसाब से दोनों के बीच में चीज़ें गवर्न होंगी। उसके बाद क्लॉज एच में आ जाइए। मॉर्गेजी के पास जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, तो उससे उसको कई सारे रिसिप्ट होते हैं, ठीक है? रिसिप्ट मतलब कई प्रॉफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, या इनकम होती है। तो देखिए, ये इनकम तीन तरीक़ों से हो सकती है कि अगर उसने किसी टेनेंट को रखा है, तो टेनेंट से रेंट ले रहा है, ठीक है? या अगर उस डायरेक्टली खुद ही उस प्रॉपर्टी को वो कल्टीवेट कर रहा है, उससे कोई प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, ठीक है? तो फिर जो भी इनकम उस प्रॉफिट से हो रहा है, या जो भी उस कल्टीवेशन से हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्या है, रिसिप्ट हुई, ठीक है? इसी तरीके से अगर उसने खुद ही ऑक्यूपाई किया, वो खुद ही उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो ठीक है, जो भी रेंट तय किया गया है, वो यहाँ पर उसे ले रहा है। इन तीनों से जो भी रिसिप्ट हो रही है, उसको किस मैनर में अप्लाई किया जाएगा, ये सेक्शन वो मैनर बताता है। जो भी रिसिप्ट होगी, उसको लगाया जाएगा प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में, ठीक है? जो भी प्रॉपर्टी है, उसके देखभाल के लिए जो भी पैसा आएगा, उसमें इन रिसिप्ट से ही पैसा निकाला जाएगा। उसके बाद जो भी पब्लिक चार्जेस हैं, या रेवेन्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं, वो सेटिस्फाई किए जाएंगे। और थर्ड नंबर पे दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन नेसेसरी रिपेयर्स। तो जो भी प्रॉपर्टी पे नेसेसरी रिपेयर्स होने हैं, वो भी फिर इसी रिसिप्ट से निकाला जाएगा, ठीक है? और फोर्थ नंबर पे दिया है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट्स स्पेंट अबव। तो इन ऊपर की तीनों चीज़ों पे जितना भी खर्चा हुआ, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, उसको भी इन्हीं रिसिप्ट से सेटिस्फाई किया जाए। इन चार चीज़ों को सेटिस्फाई करने के बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, जो बैलेंस बचेगा, तो उस बैलेंस को जो है, जो भी मॉर्गेज मनी था उसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने में, और उसके बाद मॉर्गेज मनी को सेटिस्फाई करने में लगाया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बचता है, मतलब ये सब सेटिस्फाई होने के बाद, ये सब डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर सरप्लस बचता है, तो वो सरप्लस जो है मॉर्गेजर को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद क्लॉज आई कहता है टेंडर और डिपॉजिट बाय मॉर्गेजर। तो देखिए, अगर मॉर्गेजर ने जो भी मॉर्गेज मनी उसने लिया था, वो उसने रीपे कर दिया है, मॉर्गेजी को टेंडर कर दिया है, या उसने कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया है उसको, ठीक है? तो मॉर्गेज डीड खत्म होने के बाद, पैसा डिपॉजिट होने के बाद, अगर मॉर्गेजी फिर से कोई अ, खर्चा करता है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? देखें, पैसा उसको मिल चुका है, मॉर्गेजी को पैसा मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो उस प्रॉपर्टी पर खर्चा करता है, तो उस खर्चे की जिम्मेदारी मॉर्गेजी की खुद की होगी। मॉर्गेजर को यहाँ पर लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि मॉर्गेज मनी पे होने के बाद जो भी खर्चा मॉर्गेजी करता है, वो अपने रिस्क पे करता है, उसके लिए मॉर्गेजर बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। और इसी सेक्शन 76 का जो लास्ट पैराग्राफ है, वो कहता है लॉस ड्यू टू मॉर्गेजेस डिफॉल्ट, ठीक है? अब ऊपर जितनी भी ड्यूटीज दी हुई हैं, अगर इनमें से कोई भी ड्यूटी मॉर्गेजी फुलफिल नहीं करता है, और उसके फुलफिल ना करने के कारण कोई लॉस होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उस लॉस की पूरी जिम्मेदारी मॉर्गेजी की ही होगी।
बाकी मॉर्गेजर की। तो ये आपका लाइबिलिटीज़ का जो सेक्शन है, सेक्शन 76 वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। टिल देन प्लीज़ कीप स्टडिंग। थैंक यू।